ज़राट के में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान, ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। रावलपिंडी के मरी रोड पर एक धरना जारी है पिछले 5 रोज़ से। उसमें जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम साहब जो हैं वो गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि अवामी इश्यूज़ पे ये धरना है। ये इक़्तिदार की कोई लड़ाई नहीं है और काफ़ी लोगों के साथ ये रेजोनेट कर रहा है। उनके अलावा और भी पॉलिटिशियंस हैं वो जो सामने आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है महंगाई के हवाले से वो बिजली के बिलों की हो रही है। बिजली की कीमतें कम नहीं की, आईपीपीज को लगाम नहीं दी, तो फिर ये धरना यहाँ भी रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। मुस्लिम लीग ने 200 यूनिट फ्री कहा था, पीपल्स पार्टी को नहीं कहा था 300 यूनिट फ्री कहा था। यूनिट हमको फ्री नहीं मिल रहे, ना दो फ्री, लेकिन रेट तो सही लगाओ। जी, तो सबका मुतालबा है कि रेट सही लगाओ और बिजली सस्ती करो। हाफिज़ नईम साहब का जो धरना है उसमें कई सारे मुतालबात हैं, लेकिन जो 3-4 बिजली से मुतालिक हैं उसमें वो कह रहे हैं कि ये जो IPPs यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ जो हमारे मुआहदे हैं वो रीनेगोशिएट किए जाएं। उन्होंने कहा है कि जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसे कम किया जाए, टैक्सेस जो हैं जो सैलरी क्लास पे लगे हैं वो भी कम किए जाएं, और फिर ये कि जो डॉलर में हम पेमेंट करते हैं IPPs को उससे डॉलर की बजाय मुकामी करेंसी में किया जाए। अब ये मुतालबात हैं बड़े आसान, लेकिन ज़ाहिर है कि एक्सपर्ट से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी नारे लगाना आसान है लेकिन मसले का हल ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि हल मौजूद नहीं है। हमारी जिन एक्सपर्ट से बात हुई है उन्होंने कई सारी सिफारिशात भी दी हैं हुकूमत को जिस पे गौर किया जा सकता है। 26 जुलाई को द फ्राइडे टाइम्स में यूसुफ नज़र साहब ने एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखा है इसी मसले पे, जिसमें कि मैं कुछ चीदा पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी कि ये पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे इस किस्म के निजी बिजली घरों को प्रमोट करते आए हैं कई मुल्कों में, और पाकिस्तान के अलावा घाना, तंजानिया, नाइजीरिया जैसे मुल्कों ने जब इस जानिब रुख किया तो वो इसमें फंसते चले गए और अब वो कर्ज़ों से निमट रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पीस में उन्होंने बताया है कि कुछ ममालिक हैं जिन्होंने इस पॉलिसी को रेजिस्ट किया, वो इस जानिब नहीं गए, जिसकी मिसाल है जनूबी कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम वग़ैरह। अपने इस पीस में उन्होंने एक जो मैक्रो पिक्चर है वो भी वाज़े की है। मिसाल के तौर पे बिजली की अगर हम पैदावारी सलाहियत की बात करें तो हमारे मुल्क में 43 से लेकर 45 हज़ार मेगावाट बिजली की कैपेसिटी है। गर्मियों में इसकी तलब जो है वो 29 हज़ार मेगावाट तक जाती है और सर्दियों में ये कम होकर 12 हज़ार तक आ जाती है। देही और शहरी इलाकों में इसके बावजूद लोड शेडिंग जारी है, ओवर बिलिंग के मसाइल हैं, शिकायत होती है। बिजली का ज़िया, बिजली की चोरी जो है बचपन से हम सुनते आए हैं वो आज भी वैसे ही है, और फिर बार बार जिक्र होता है गर्दिशी कर्ज़ों का, डॉलर के महंगे हो जाने का, जिसकी वजह से ये पॉलिसियाँ हमारे गले पड़ जाती हैं। तो अब ये मसाइल जो हैं इस पर तो आजकल बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, आप भी सुन के आपके कान पक गए होंगे। यूसुफ नज़र साहब अभी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं बराह रास्त। यूसुफ साहब, आपने कई सारी बातें लिखी अपने इस कॉलम में, मैंने तो 2-4 छोटी बता दी। अब जो सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट के पास रास्ता क्या है, तो सिर्फ मैं 4 आपके सामने रखता हूं, फिर आप यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। एक मुतालबा बार बार सामने आ रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि जी फॉरेंसिक ऑडिट कराएं कि ये मुआहदे कैसे हुए, किसने किए, इसमें फ्यूल का क्या मसला था, किकबैक्स अगर हुए तो किसने लिए। दूसरा जो मुतालबा सामने आ रहा है वो ये कि जी कि रीनेगोशिएट करें। इसकी शायद मिसाल दुनिया में और भी जगहों पे मिलती है। तीसरा एक पॉइंट सामने ये आ रहा है कि जी मार्केट रिफॉर्म, यानी कि जो हमें डीरेगुलेट करना था कि सिर्फ हुकूमत जो है वो एक वाहिद ख़रीदार ना हो बिजली की, बल्कि मल्टी सेलर, मल्टी बायर मार्केट की तरफ हम जाएं। और आखिरी जो सजेशन है जो कि हम सुनते आए लेकिन हुई नहीं, और वो ये कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की जो है आप रीस्ट्रक्चरिंग करें। ये सारे वो मामलात हैं जो हमें करने हैं और हम अभी तक उसको अवॉइड करते आए हैं। आपको नज़र आ रहा है कि इस गवर्नमेंट का कोई फोकस है इन चीज़ों पे ताकि फिर आम लोगों को कोई रिलीफ मिले? बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि सिर्फ इस गवर्नमेंट की नहीं है, सबसे बड़ी जो फैक्टर है मेरे ख्याल से जो हकीकत हमें रिकॉग्नाइज करनी चाहिए एज ए कंट्री,
कि हमारी जो एनर्जी पॉलिसी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पॉलिसी के एतबार से और गवर्नेंस के एतबार से, दोनों के लिहाज से हैज बीन अ ह्यूज डिजास्टर। दूसरी बात ये कि जो लोग हल की तरफ देखते हैं, जब आप गवर्नमेंट की बात कहते हैं तो प्रैक्टिकली जो है वो बात जो आ जाती है ब्यूरोक्रेसी पे। जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है वो उस हद तक इन्फ्लुएंस करती है जहां उनके जो पॉलिटिकली जो मफादात होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर काम जो आपकी ब्यूरोक्रेसी करती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर हमें किसी कॉन्क्रीट सोल्यूशन की तरफ जाना है तो पहली बात तो ये है कि जो एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी है उसमें से कोई इसमें आदमी नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होने चाहिए। फिर एक और अहम बात है, ये हमारा पूरा एनर्जी क्राइसिस जो है इसको हम अपना जो डेट क्राइसिस जो है, जो हमारा कर्जों का बुहरान है जिसका हमें सामना है, और आईएमएफ से और चाइना से अलहदा नहीं कर सकते। वो इसलिए कि जो हमारी टोटल कैपेसिटी है इस वक्त पावर जनरेशन की, उसमें तकरीबन मैं अगले साल की बात कर रहा हूँ 49% तो गवर्नमेंट ओन प्लांट्स हैं, 36% जो है वो चाइनीज आईपीपी हैं, बाकी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हैं लेकिन वो लोकल हैं। तो जहां तक आईपीपीज का ताल्लुक है, जो प्राइवेट सेक्टर के आईपीपीज हैं, यकीनन वो ओवर द इयर्स बहुत सारे जो किए गए थे, लेकिन जो उसका सबसे जो बड़ा है जो 2014 के बाद जो आए वो चाइनीज है। अब उनके साथ एग्रीमेंट्स को अगर आप बात कर रहे हैं एग्रीमेंट्स को रिव्यू करने की, तो ये लोग जो कह रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हम उस मुल्क से एग्रीमेंट रीनेगोशिएट करने की बात कर रहे हैं जिसके हम बहुत बड़े कर्जदार हैं, मतलब वो हमारा सबसे बड़ा जो है वो क्रेडिटर है वो वही है, यू नो। तो थोड़ा सा और मैं बता दूं कि हमारा जो पूरा एक्सटर्नल डेट जो है ऑफिशियल, उसका तकरीबन 30% जो है वी ओ टू चाइना। अच्छा, अब ये तो जो हमारे पास, हम इस पोजीशन में नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि हम चाइना से कहेंगे जी एग्रीमेंट्स को तुम ऐसे कर दो या वैसे कर दो, इसलिए कि ये बात जो है उठाई जा चुकी है। जहाँ तक मुझे पता है आला तरीन सतह पे वजीर आजम ने भी, अभी जो एनर्जी मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर गए थे, उन्होंने बताया है पब्लिक टेलीविजन पे कि उन्होंने बात उठाई है, लेकिन ये तवक्को करना कि इसमें कोई फौरी हल निकल आएगा मेरे ख्याल से गलत होगा। तो अब आपका सवाल ये आ जाता है कि क्या किया जाए। देखिए, हम जो लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं उनसे तो मेरे ख्याल से उनसे बात करनी चाहिए, और इसलिए कि वो पाकिस्तानी हैं, उनकी कंपनीज जो हैं पाकिस्तान में हैं, तो उनसे बात तो मेरे ख्याल से तो हो सकती है। लेकिन जो ये बात समझनी चाहिए कि एक बहुत बड़ा जो जिसकी कैपेसिटी पेमेंट्स का शोर उठा हुआ है, उसका बहुत सिग्निफिकेंट हिस्सा जो है तकरीबन जिसे कहना चाहिए 40%, वो तो इनको क्या था, जिसमें जो आईपीपीज हैं, जिसमें चाइना के जिस तरह से जो प्लांट्स लगे थे 2015 के बाद, तो करना क्या है? करना ये मेरे ख्याल से कि जो पब्लिक सेक्टर के प्लांट्स हैं जो अबाउट 50% ऑफ द कैपेसिटी हैं, उनके गवर्नमेंट ये कहती है कि जी कैपेसिटी पेमेंट्स में उनके जो रिपेमेंट ऑफ डेट है वो भी शामिल है। मेरा नुक्ता नजर ये है कि अगर हुकूमत ने, स्टेट ने, चाहे किसी की भी हुकूमत थी, इतना बड़ा डिजास्टर किया है कि हमारे पास कैपेसिटी जो हमारी डिमांड है उससे बहुत ज्यादा है, कर्ज ये लिए गए हैं, जो मुआहदे किए गए थे वो बहुत ही खराब या गलत शराइत पे किए गए थे, तो उसकी सजा आप आवाम को क्यों दे रहे हैं? हमारे ये मुल्क की अशराफिया को आप क्यों नहीं कहते कि वो कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स द रीपेमेंट ऑफ दैट डेट? लेकिन हमारे यहाँ जो जिस तरह से मामला चलाए जाते हैं उसमें ये आसान समझा जाता है कि एनर्जी से मुतालिक कोई भी चीज जो है उसको आवाम पे ठोक दो, बिल में लगा दो, कॉस्ट इन्फ्लेट कर अच्छा, दो। मैं यूसुफ साहब यहाँ माजरत चाहता हूँ, मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जितनी भी आईपीपीज़ हैं इनमें से जो मकामी सनतकार या पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं उनकी कितनी हैं आईपीपीज़ और गैर मुल्की कितनी हैं? इसलिए कि सोशल मीडिया पे इस तरह की ख़बरें चलती रहती हैं कि जी इनमें से आधी तो जो हैं हमारी अपनी ही हैं, तो और ख़ुद जो हैं मगरमच्छ के आंसू भर के आवाम के सामने आके कहते हैं हाय हाय आपके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। तो इसका ज़रा बताएं।
देखिए, इसमें तो ये तो कोई शक नहीं कि जहां तक मैंने कहा कि जो हमारे गवर्नमेंट के जो पेमेंट किए थे कैपेसिटी पेमेंट्स वो बात लास्ट ईयर 45% थे। तो और जो 15% थे वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे लोकल। तो तकरीबन 40% तो बनता है बेसिकली चाइनीज को या फॉरेन इन्वेस्टर्स को। तो उसका एक बहुत बड़ा जो प्राइवेट सेक्टर में आप बात करें तो उसका जो मेजॉरिटी है वो तो जी वो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो लोकल इन्वेस्टर्स नहीं है। वो इसलिए कि लोकल इन्वेस्टर्स ने जो प्लांट लगाए थे 1992 के लिहाज से वो उनके बहुत सारे जो हैं उनकी मुद्दत खत्म हो गई या रिन्यू भी हुए, तो वो कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। ये सही है कि उनको लाइसेंस दिए गए थे, उन्होंने बहुत पैसे बनाए, लेकिन ये माजी की बात है। ठीक है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, मैं आपको मिसाल दूं, हमने चाइना की मदद से जो है अपना जो न्यूक्लियर पावर प्लांट थे उनको एक्सपेंड किया, ठीक है, जैसे कैनफ में किया था। तो हमने कर्जे लिए, अब उसकी जो है वो कैपेसिटी पेमेंट के जरिए जो है कर्जे वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह एक और भी प्रॉब्लम हुई, हमने जो है इम्पोर्टेड कोल पे जो है प्लांट लगाया। अब इम्पोर्टेड कोल पे जैसे कि साहिवाल में हुआ ये कि जब कोल की प्राइसेस बढ़ी तो कॉस्ट ऑफ जनरेशन बढ़ गई। तो मिसाल के तौर पर वो खाली पिछले साल 18 या 20% पे जो है उन्होंने प्रोडक्शन की, लोड जो फैक्टर कहलाता है, लेकिन उनको कैपेसिटी पेमेंट तो देना पड़ा। तो ये लोग जो बात कर रहे हैं कि ये सब हमारे ही खानदान हैं, ये सारी जो लोकल लोग हैं, ये ऐसा मसला। अच्छा यूसुफ साहब चलिए एक वक्फा लेना है। ये जो आप अपनी साहिवाल की 15-20% पे चल रहा है, आपने कोट अद्दू की भी बात की है अपने आर्टिकल में, और वहाँ तो 15-20% से भी कम की बात हो, जीरो जी जीरो। मैं ब्रेक के बाद बताने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, एक वक्फा लेते हैं उसमें इसके बारे में पूछते हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं बिजली के महंगे होते हुए बिलों की, और हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है लोगों को अगर कुछ रिलीफ देना हो। तो यूसुफ नज़र साहब, अभी पिछले दिनों मिफ्ता इस्माइल साहब ने बहुत ही एक स्पेसिफिक सी सजेशन दी। उन्होंने कहा जी हुकूमत को चाहिए कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक बिजली के बिलों में जो भी टैक्सेस हैं आम लोगों के लिए वो ख़त्म कर दें। तो उनसे पूछा गया कि भाई वो आमदनी जो कम हो जाएगी तो वो कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि जी वफाक को 185 बिलियन रुपए कम मिलेंगे, और बहुत आसान है कि आप जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है आप उसमें कमी कर दें तो हिसाब बराबर हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि ये, हाँ, अब वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वो सजेशन दे रहे हैं, गवर्नमेंट के पास रूम है लोगों को रिलीफ देने के लिए। जिस तरह के हम वाक़यात देख रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, खुदकुशियाँ हो रही हैं, ये गवर्नमेंट कुछ कर सकती है या ये बस ऐसे ही आएँ बाशाएँ करेंगे? देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुफ्ता इस्माइल साहब ने जो कहा है कि उन्होंने इस बात पे बेस किया है कि तकरीबन, इफ आई रिमेंबर द फिगर करेक्टली, कि जो टैक्स कलेक्शन था थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वो कोई 240 बिलियन था। ऐसा नहीं है, लास्ट ईयर जो टैक्स कलेक्शन था इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के वो था 600 बिलियन रुपीस। और इस साल जो है मेरा थोड़ा ज्यादा ही होगा, इसलिए कि वो इट कुड रीच अबाउट 700 बिलियन रुपीस। तो अगर 700 बिलियन में चले, आप कह दें कि जी वफाक का जो हिस्सा है वो वो कोई काफी ज्यादा होगा उस लिहाज से, 186 तो हरगिज़ नहीं होगा, 350-400 बिलियन तक होगा, डिपेंडिंग आप कितना प्रोविंसेस को देखते हैं, फिर प्रोविंसेस से सरप्लस भी आता है। बट एनीवेज, बात तो पूरी कंट्री की है। तो पूरी कंट्री बेस पर जो आप टैक्स कलेक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, जो पिछले साल जो कि 600 बिलियन था, तो मेरा भी एस्टिमेट किए कि साल 700 बिलियन होगा। तो 700 बिलियन रुपए जो है वो कोई इतना छोटा अमाउंट नहीं है। आई डोंट थिंक कि कोई इतनी आसानी से हो सकता है। नहीं, वो कह रहे हैं कि पीएसडीपी को छोड़ देना, वो आप ये क्यों देते हैं ये अमाउंट जो है एमएनएस एमपीएस को, वो करप्शन की नजर हो जाता है, उसको आप खत्म करें। पीएसडीपी में तो अगर आप सारा उसको जो है आधा कर दें, 50% काट दें, एमएनएस एमपीएस को तो कोई 80 या 90 बिलियन है, लेकिन ये कि अगर आप पीएसडीपी को आपको मेजर उसमें काटना पड़ेगा, आप उसको अगर आप उसको 700 बिलियन रुपीज जो है, ना सिर्फ पीएसडीपी की क्यों बात कर रहे हैं हम, आप पूरे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें ना। आपकी जो सिविलियन गवर्नमेंट का है, जो पूरा और दूसरों पे है, पेंशंस पे आप टैक्स नहीं लगाते। तो अगर आप पूरे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, पीएसडीपी की बात कर रहे हैं, उसमें से
अगर आपका सवाल यह है कि क्या हम 700 बिलियन रुपए निकाल सकते हैं, जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकालना चाहिए। मसला यह है कि हु विल बेल द कैट, कोई अपनी तरफ से कुर्बानी नहीं देना चाहता, सेक्रीफाइस नहीं देना चाहते। एमएनएस जो हैं, एमपीएस, ये सारे जो हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये लोग खुद जो है बहुत ही नॉमिनल टैक्स देते हैं। अपना पर्सनल इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। अपनी मराज जो है उसमें कमी करने को तैयार नहीं है। आपकी गवर्नमेंट की जो इतनी मिनिस्ट्रीज जो है, अभी तक ये हो रहा है कि जी हम जायजा ले रहे हैं, गौर कर रहे हैं, तो इसी वजह से आपका डेट जो है, कर्जा बढ़ता रहता है। इस वजह से मैं तो ये कहूंगा कि जो सबसे ज्यादा जो पहला जो स्टेप होना चाहिए वो ये कि आप पूरे जो गवर्नमेंट है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, उसमें सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो आप कोई 700 अरब रुपए से कम करें, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का ये जो है ना, जो टैरिफ है उसमें टैक्सेस का जो एवरेज रेशियो है अबाउट 25% है। तो आपका बिजली का मसला तो फिर भी पूरी तरह से हल नहीं होगा। यू मे गेट अ रिडक्शन ऑफ 20% और सो, लेकिन ये एक पार्शियल स्टेप होगा। मैं समझता हूं ये इट इज लाइक आप किकिंग द कैन डाउन द रोड। आपको जो बुनियादी मसले हैं वो करने चाहिए, वो है डेट की प्रॉब्लम। बिल्कुल सही है। डेट जब हुकूमतों ने लिया है तो उसकी जिम्मेदारी सारे सार्फिन पे डालना, चाहे वो 2 लाख रुपए कमाता हो, चाहे वो 10 लाख रुपए कमाता हो, ये बुनियादी तौर पे एक नाइंसाफी की बात है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि फौरी रिलीफ अगर गवर्नमेंट देना चाहे तो उसके पास गुंजाइश है, वो लेकिन नहीं देंगे। लेकिन जाहिर है कि वो रिफॉर्म्स का नेमुल बदल नहीं है। जो चीज़ें हमें करनी है पावर सेक्टर में वो करनी है हर सूरत में, देर या सवेरे। पावर सेक्टर की बात नहीं है, ये डेट प्रीपेमेंट जो है उसका बर्डन जो है वो सारी आबादी पे नहीं पड़ना चाहिए, वो अशराफिया पे ज्यादा पड़ना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। लेकिन मसला यही है ना कि अपने दस्तरखान से तो आप एक रोटी कम नहीं करने के लिए तैयार, आवाम का पेट काट के खाने के लिए है। ये जो फोकस हो गया है कैपेसिटी पेमेंट्स पे, उसमें ये एलिमेंट जो है आगे बढ़ाने की जरूरत है कि इसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो डेट रीपेमेंट का है, और उसमें ये भी डिजास्टर हुआ है कि सारी जिम्मेदारी जो है, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज डिवैल्यूएशन रिस्क हो, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो, या रॉ मटेरियल प्राइस का रिस्क हो, वो सारी जिम्मेदारी जो है हुकूमत ने अपने सर ले ली थी और वो अब जो है सार्फिन से वसूल कर रही है। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। इसको चाहिए जो भी सब लोग इन्वॉल्व थे एक्सेप्ट करें, इसलिए कि इसमें सारी हुकूमतें शामिल थी। हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है, हम कैपेसिटी बढ़ाते रहते हैं, कर्जों में इजाफा करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि जी हमें कर्जों की अदायगी करनी है। बिल्कुल सही है। ये रूट कॉज तो यही हो गया ना सारे मसले का। ठीक है यूसुफ नज़र साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा आपने चीज़ों को क्लैरिफाई किया। तो मतलब आसान रिलीफ नाम की कोई चीज़ नहीं हमें फिलहाल नजर नहीं आ रहा। Unless, इन्होंने ये कहा है, इनके जो आर्टिकल में लिखा है कि पिछले साल की निस्बत इस मरतबा आई थिंक ही सेड कि 24% इंक्रीज़ हुआ है और अगले साल में 11% और इंक्रीज़ होगा जो प्रोजेक्शन है। तो कमी की तरफ तो हम नहीं जा रहे हैं। ये धरने वरने लगे हुए हैं, वाक़यात हम देख रहे हैं, ये और बढ़ेगा जो हमारी रविश है। मतलब तो जिन्हें कर्जे ले रहे हैं उन्हें कौन सा अदा करने हैं? हाँ यही तो है ना, कर्जे वो ले रहे हैं, अदा हम कर रहे हैं। मसला यही है। और आप जो कह रहे हैं ना रिलीफ नहीं मिल रहा, यार रिलीफ मिल रहा है। आप देखें अशराफिया को 17 से 18 बिलियन डॉलर सालाना का रिलीफ मुख्तलिफ शक्लों में मिल रहा है। वो भी पाकिस्तानी शहरी हैं, उनका भी हक है वसाइल पे। और वो अलग बात है कि 10% जो पाकिस्तानी हैं उनके पास 45% मुल्क की दौलत है, और जो 50% नीचे के पाकिस्तानी हैं उनके पास 13% है। लेकिन ये तो नहीं, देखें थोड़ी सी हमदर्दी होनी चाहिए। उनके पास छोटे छोटे लैंड क्रूजर हैं, उनके भी तो पेट भरने होते हैं। हाँ वही ना, उनको भी तो प्यास लगती है, पेट्रोल चाहिए होता है, मेंटेनेंस होती है। कभी कभी अगर बम्पर पे चरीट लग जाए तो कोई 50,000 रुपए तो सिर्फ उसके लगते हैं। तो आप सोचें हाँ, मतलब आप उनके मसाइल पे नहीं गौर करते, आप सिर्फ गरीब आवाम क्या फ़ायदा है। ठीक है हाँ। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि गज़ा में क्या हो रहा है। वेलकम बैक। सिद्दी तिमान एक इसराइली फ़ौजी कैंप है जो गज़ा की बाढ़ से 18 मील परे सहराए नजफ़ में कायम है। यहाँ 4000 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदी रखे गए हैं। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के बागराम बेस, इराक़ की अबू ग़ुरैब जेल या गुआंतानामो क़ुव्वत मरकज़ में कैदियों पर जो जिस्मानी और नफसियाती टॉर्चर किए
इसराइल ने इस बस्ती को बामे उरूज तक पहुंचा दिया। वैसे तो इसराइल की 7 मखसूस जेलों और कैंपों में इस वक्त लगभग 19,000 फ़लस्तीनी मर्द, औरतें और बच्चे कैद हैं, मगर सिद्दी तिमान में जो कुछ हो रहा है उसकी शहादत महज वहाँ से रिहा होने वालों ने नहीं दी, बल्कि इसराइली अखबार हैरिट्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इंसानी इदारों और एमनेस्टी इंटरनेशनल भी सिद्दी तिमान के अबतर माहौल की तौसीक़ कर चुके हैं। शोर मच जाने के नतीजे में इसराइली हुकूमत अब अपने तौर पे सिद्दी तिमान कैंप में होने वाले लर्ज़ा खेज़ मज़ालिम की तहक़ीक़ात पे एग्री कर गई है और पुलिस बज़ाहिर टॉर्चर में मुलव्विस फ़ौजियों के पीछे है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कुछ महीने पहले ही इस कैंप को बंद करने की रूलिंग दे चुकी है। कैंप के 3 साबिक़ मुनहरिफ पहरेदारों ने भी तस्दीक की है कि यहाँ सब कुछ फ़ौज की निगरानी में है। गज़ा के 9 उम्र, माजूर, ज़ईफ़ शहरियों, सहाफ़ियों, डॉक्टरों और असातिज़ा समेत तमाम कैदियों को इल्लीगल कॉम्बेटेंट्स करार दिया गया है। इनमें से कुछ को सिद्दी तिमान में पिंजरों में और बाकियों को बैरकों या खैमों में रखा गया है। चूँकि ये सब गैर कानूनी जंगजू करार दिए गए हैं, लिहाजा उनके लिए ना तो कोई कानूनी मदद है और ना ही कोई अजीज़ रिश्तेदार उनसे मिल सकता है। हत्ता कि रेड क्रॉस का भी इस कैंप में दाखिला ममनू है। 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इसराइली जेलों में दौरान तफ्तीश 60 से ज़ायद कैदी शहीद किए गए हैं। उनमें से सिर्फ 35 कैदी सिद्दी तिमान कैंप में हलाक हुए हैं। 7 अक्टूबर के बाद से हलाक होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों की तादाद पिछले 20 बरस में मरने वाले ज़ेर हिरासत फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद से भी ज़्यादा है। एक अरब नजाद इसराइली वकील खालिद महाजने को पहली बार सिद्दी तिमान कैंप में नज़रबंद अल अरबिया चैनल के सहाफ़ी मोहम्मद अरब से 19 जून को 45 मिनट मुलाकात की इजाज़त मिली। खालिद महाजने ने बाद अज़ां इजराइली जरीदे लोकल कॉल को इस मुलाकात की तफसील यूँ बयान की कि कैंप के पहरेदारों ने मास्क पहन रखे थे, जबकि सहाफ़ी मोहम्मद अरब को आहनी जाली के पीछे खड़ा करके मुझसे मुलाकात करवाई गई और पहली बार चूँकि वकील से मुलाकात कर रहे थे तो उन्हें धुले हुए कपड़े दिए गए 2.5 महीने की कैद के बाद। कैदी मोहम्मद अरब के बकौल कैंप में कैदियों के हाथ पांव मुसलसल बांध के रखे जाते हैं, नंगे फर्श पे सोना पड़ता है। हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ तब खोली जाती हैं जब उन्हें हफ्ते भर में बस 1 मिनट के लिए नहाने की इजाज़त मिलती है। अगर नहाने का दौरानिया 1 मिनट से बढ़ जाए तो बतौर सज़ा बंदूक के बटों से मारा जाता है या घंटों तपती ज़मीन पर खड़ा किया जाता है। कैदियों की सेहत तबाह होने की एक वजह यह भी है कि उन्हें रोज़ाना बस 1 गिलास लस्सी, खीरे के चंद टुकड़े और डबल रोटी का 1 टुकड़ा नसीब होता है। हर 100 कैदियों के लिए रोज़ाना टॉयलेट पेपर का सिर्फ 1 रोल इशू होता है। चुनाचे अक्सर कैदी बैतुल खुला जाने से कतराते हैं और शदीद कब्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। मोहम्मद अरब को जिस गोदाम में रखा गया वहाँ 100 और कैदी भी थे, मगर बातचीत या नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। जो कैदी इसराइली पहरेदारों के ख्याल में डिसिप्लिन तोड़ते हैं उन्हें डंडे के ज़रिए रेप किया जाता है, उन पे कुत्ते छोड़े जाते हैं, उनके चेहरों पे पेशाब किया जाता है, बरक़ी रॉड से झटके दिए जाते हैं। एक कैदी की पुश्त में आग बुझाने वाले आले के पाइप डाले गए, एक कैदी के पीछे मोबाइल फ़ोन घुसाया गया, एक कैदी को सलाख पे बिठा दिया गया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कैदी के जिस्म में अंतड़ियों और मेदों के साथ क्या हुआ होगा। कैदियों को अक्सर नंगा रखा जाता है और बांधने के लिए पैम्पर्स दिए जाते हैं। तफ्तीश के दौरान बाकायदा फ़र्द जुर्म नहीं सुनाई जाती, बस ये बताया जाता है कि उनका ताल्लुक़ एक दहशतगर्द तंजीम से है। कौन सी दहशतगर्द तंजीम ये नहीं बताया जाता। डॉक्टरों को सख्ती से ममानियत है कि वो किसी भी कैदी की मेडिकल रिपोर्ट पे अपना नाम लिखें या कैदियों के सामने एक दूसरे को नाम से ना पुकारें, मबादा कल कला उन पे जंगी मुजरिम होने की फ़र्द आयद हो जाए या कोई कैदी रिहाई के बाद उन्हें इंतकाम का निशाना बनाए। ज़रूरी नहीं कि कैदियों की मारपीट उनसे राज उगलवाने के लिए ही हो, आम तौर पे बिला जवाज़ तशद्दुद भी होता है। उन्हें इसराइली परचम को बोसा देने पे मजबूर किया जाता है और अजियत रसां यानी टॉर्चर करने वाले इन कैदियों के साथ हंसते हुए सेल्फियाँ भी बनाते हैं। अच्छा, अब ये तो आपने बताया कि क्या हुआ, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ उबैद, इनको 9 माह इजरायली कैद में रखा गया था। वो एक बॉडी बिल्डर थे
ये अगर तस्वीर देखेंगे, इसको फुल स्क्रीन चला रहे, लेफ्ट पर वो हैं, राइट पर हैं जब उनको वहाँ रिहा किया गया था। अच्छा, जब इनको रिहा किया गया, ये देख रहे हैं किस तरह चल रहे हैं, जब इनको रिहा किया गया तो कई दिन तक इनको ये एहसास नहीं हुआ कि मैं ज़िंदा हूँ। वो बार बार कहते थे कि मैं तो मर गया हूँ, मुझे बताओ क्या मैं शहीद तो नहीं हो गया, मैं मर तो नहीं गया। तो ये सुनिए, जब उनको पहली दफ़ा जब अस्पताल मुंतकिल किया गया तो उसके क्या हाल था। और जब थोड़ी सी होश संभाली तो फिर उन्होंने बताया कि इन कैंप्स में उनके साथ क्या किया गया था। ضربونا في سجن الرملة وفي القدر، حتى في المستشفى كانوا يعتدوا علينا بالضرب، ضرب مبرح لا يتحمله العقل. عندي إصابات، كانوا يضربوا على معدتي، كسروا إيدي، لكن الحمد لله حرقوا جراي، كسروا إجري، وضعوني في كيس أسود ورقصوا على جثثنا. سجن النقب، سجن غوانتنامو، كل شيء لا يتصوره العقل، قتل، ضرب، جوع، فقر، مرض، 2000 أسير، أمراض مزمنة، وضعهم سيء جدا. لهم الله، أنا فرقتهم على اليوم لو متنا مع بعض. إن شاء الله بروحوا سالمين غانمين إن شاء الله. يا رب يا رب يروحوا يا رب، جعانين مش أكيد، ما حدا بيطلع. सिद्दी तमान की इतनी कवरेज हुई, इतना बैनुल अक़वामी प्रेशर पड़ा कि बिल आखिर इजरायली फ़ौज को अपने फ़ौजियों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना पड़ा। जब एक रिपोर्ट आई कि इजरायली फ़ौजियों ने एक फ़लस्तीनी कैदी को गैंग रेप किया था बाकी कैदियों के सामने, लेकिन जब मिलिट्री पुलिस वहाँ पहुँची तो उसी बेस के फ़ौजी उनके सामने खड़े हो गए और कहा कि हमारे सोल्जर्स हीरोज़ हैं जिन्होंने रेप किया है, हम आपको नहीं इजाज़त देंगे इनको गिरफ़्तार करने की। थोड़ी देर में ही वहाँ पर एक हजूम इकट्ठा हो गया गेट के सामने, जिसमें मुसल्लह अफराद थे, जिसमें इंतहा पसंद यहूदी सेटलर्स थे और जिसमें नेतन्याहू के अपनी गवर्नमेंट के मेंबर्स भी वहाँ पर खड़े हो गए कि इनको पूरा हक है फ़लस्तीनियों को रेप करने का। वहाँ से डर के इजरायली मिलिट्री पुलिस ने उन कैदी फ़ौजियों को बैत लिद की मिलिट्री बेस में मुंतकिल किया, जहाँ पर भी हमला हुआ और शहरी और इजरायली शहरी और IDF के अपने फ़ौजी अपने ही बेस में गेट तोड़कर दाखिल हो गए। वहाँ से इनको मुंतकिल किया गया 2 मिलिट्री कोर्ट्स तक, जहाँ भी मुजाहिरीन घुस गए। और इस पर यह कमेंट हो रहा है कि शायद इजराइल पहला मुल्क है जहाँ पर खाना जंगी राइट टू रेप के मुद्दे पर होगी। तो वहाँ पर अब ये सूरत हाल है। लेकिन आपको हुकूमत का झुकाव इस बात से ही पता लगता है कि किसी भी मुजाहिरीन को गिरफ्तार नहीं किया गया, हालांकि उन्होंने इजराइल की अपनी फ़ौजी बेसिस पर हमला किया था। एक जो खुशी की बात यह है कि 2 बटालियन जिन्होंने गज़ा जाना था उनको अब इस बेस की सिक्योरिटी का काम दे दिया है कि जी यहाँ पर तो लोग घुस रहे हैं। IDF के अपने चीफ परेशान हो गए और कह रहे हैं कि जी दिस इज़ अ स्टेट ऑफ एनार्की। नेतन्याहू, योआव गलांत और इजराइल के सदर इसाक हर्ज़ोग ने सब ने कहा है कि जी ये राइटिंग है, आप सिविल वॉर का एक यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, आप रुक जाए। लेकिन बेन गवीर कह रहे हैं कि जी हमारे हीरोज़ हैं, ये जिसको भी रेप करना चाहे ये रेप कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो इस वक्त इजरायली पार्लियामेंट में ये बाकायदा एक डिबेट चल रहा है कि क्या हमारे फ़ौजियों का हक हासिल है कि वो गैर यहूदी कैदियों को रेप करें। और एक वहाँ पर लिकुद के एमकी हैं हनोख मिलविट्ज़की, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जी दहशतगर्दों के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें पूरा हक हासिल है और मैं आज से इस असेंबली में मेरी पार्टी वोट ही नहीं देगी जब तक इस हक को आप तस्लीम नहीं करेंगे। इजरायली ही रहेंगे। और तो वो जो आलम दीन भी तो है ना, आलम दीन पर मैं आ रहा हूँ। एरेज तदमोर जो है, जो नेतन्याहू के स्पीच राइटर हैं, अब स्पिन देखे कैसा होता है ना टीवी पे, वो आता है टीवी पे और कहा कि यार हमें क्या पता है कि वहां पर क्या हुआ है, हो सकता है कि इन्होंने अपने आप को रेप किया है हमारे पर इल्ज़ाम डालने के लिए, ये बात वहाँ चल रही है। और जिस तंजीम ने इन सोल्जर्स के दिफा की जिम्मेदारी ली है, उन्होंने कहा है कि जी रेप बिल्कुल किया है,
लेकिन सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए इनको रेप करना पड़ा है। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, नखबा से ये सिलसिला चल रहा है, नखबा में भी रेप्स हुए हैं, बच्चे, ख़वातीन, मर्द, बूढ़े, और उससे लेके आज 2024 तक ये सिलसिला जारी है। इनफैक्ट जो इनके जो फ़ौजी चीफ रैबाई थे इस जंग से पहले, उन्होंने कहा था कि जी हमारी यहूदी फ़ौजियों को पूरा हक है कि मैदान जंग में वो गैर यहूदियों का रेप करें। दिस इज़ द सिचुएशन इन इसराइल टुडे। और भी बहुत कुछ था लेकिन वक्त कम है, तो आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।